Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now it's me signing in, Archana Sharma. हमारी कोर्स 2 की सीरीज़ चल रही थी। कोर्स 2 में ही हम बात कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पेंडिंग्स थे तो हम उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। रोल ऑफ टीचर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एक शिक्षक की भूमिका हमको पढ़नी है किसके कंटेक्स्ट में, समावेशी शिक्षा के कंटेक्स्ट में, है ना। रोल ऑफ टीचर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, एक शिक्षक की भूमिका पढ़नी है किसमें, समावेशी एजुकेशन में, है ना, समावेशी शिक्षा में। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके पास नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, सो टीचर का काम थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। टीचर नॉर्मल बच्चों को जैसे ट्रीट करती है वैसे इंक्लूसिव बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का सीधा सीधा ये मतलब है कि जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, वो डिसेबल्ड होंगे, ठीक है, डिसेबल्ड होंगे, इनकी नीड अलग होगी, है ना। मान लीजिए फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकली, मेंटली, हेयरिंग, राइटिंग, मतलब किसी भी तरीके से इनकी अलग अलग नीड होगी और ये अलग अलग होंगे। तो यानी कि हम जो टीचर का काम होगा यहाँ पे, नॉर्मल टीचर जैसा क्लास में पढ़ाता है, जैसा शिक्षक पढ़ाता है वैसा काम नहीं होगा। हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, और समावेशी शिक्षा में वही बच्चे आएंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड हों, मेंटली हो डिसेबल्ड, हेयरिंग प्रॉब्लम हो, मेंटली इम्पेयरमेंट हो, किसी भी तरीके की जिनको उनको पढ़ने में दिक्कत हो, इस तरह के बच्चे वहाँ पर आएंगे। तो टीचर का नॉर्मल क्लास की तरीके से ड्यूटी नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इंक्लूसिव वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए, समावेशी बच्चे, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए पढ़ते हैं, टीचर प्लेज अ पिवटल रोल इन द मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको पता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे की पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं तो उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये आता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है, ठीक है, पूछा जाएगा, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन और एज फॉलोज, यानी कि बहुत सारी यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षक की, और उन्हीं को हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है, ओवरसीइंग द डे टू डे द ऑपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज। ये एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। आप इसको याद रखिएगा, इसका एब्रिविएशन IEDSS, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड फॉर सेकेंडरी स्टेज, यानी कि IEDSS इन पर्टिकुलर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन जनरल, है ना। तो इनका ये कहना है कि समावेशी शिक्षा जो है वो जनरल शिक्षा की तरह ही होगी। दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन द प्रोविजन ऑन सपोर्ट सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद द स्पेसिफिक नीड। देखिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ये करते हैं कि सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि वो बच्चे हैं, फिर उनके साथ उनकी स्पेशल नीड है, इसीलिए इसको हम CWSN बोलते हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी कि पहले वो सबसे पहले हम उनको बच्चा कंसीडर करेंगे, उनको हम चाइल्ड कंसीडर करेंगे, फिर उनके साथ उनकी स्पेसिफिक नीड्स कंसीडर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की हो उनकी वो स्पेसिफिक नीड, चाहे उनको देखने में प्रॉब्लम हो, चाहे वो सुनने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, बैठने में प्रॉब्लम हो, है ना, या उनका IQ लेवल बहुत कम हो, तो इस तरीके की बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन उन सबसे पहले हम बीइंग अ टीचर ये जानते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा है और उसको हमें बच्चे की तरह ट्रीट करना है, ना कि हमें पहले उसकी नीड्स को देखना है। तो सबसे पहले हम उनके बच्चे को देखेंगे कि बच्चे का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, यानी कि जैसे हम बच्चों को प्यार से रखते हैं, प्यार से बोलते हैं और उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम उनको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, फिर उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके हिसाब से बात करेंगे। तो इसीलिए ये टर्म यूज़ करते हैं हम, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है। और आपको पता है अभी की डेट में हम इंक्लूसिव बच्चों को या डिसेबल्ड बच्चों को हम ये क्या कहते हैं, इंक्लूसिव स्टूडेंट नहीं बोलते हैं या डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं, उनको हम दिव्यांग बोलते हैं, है ना। ये वर्ड भी निकल कर आ गया है, दिव्यांग, तो दिव्यांग यूज़ करते हैं। और ये भी चेंजेस हो गए हैं, हर जगह आप देखेंगे इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पे अलग से टॉयलेट वगैरह बने होते हैं, अलग से स्टेयरिंग्स लगी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए हो गई हैं, इनको हम दिव्यांग बोलते हैं।
ये वर्ड अब याद रखिएगा। अब इनको हम डिसेबल्ड बच्चे ना बोलकर दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। और दिव्यांग का मतलब समझ सकते हैं आप। इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है या ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि पुराने तरीके के जो इक्विपमेंट हैं या जो पुराना ट्रेडिशन तरीका है पढ़ाने का बच्चों का उसी तरीके से, या जो नॉर्मल क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसी क्लास में बच्चों को उसी तरीके से आप पढ़ाते चले जाएं, तो उससे उन बच्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिसेबल्ड बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले बच्चे हैं, फिर उनकी स्पेसिफिक नीड है। तो आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। टीचर का ये काम है कि जो भी वो ट्रेनिंग ले रहा है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को वो इम्प्रूव करें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेबलाइजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीचर, स्कूल एंड सोसाइटी। और टीचर का देखिए यहाँ पे काम क्या है। टीचर का काम यहाँ पे ये है कि वो अपनी स्कूल और सोसाइटी दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, यानी कि टीचर के अंदर कोऑर्डिनेशन या समन्वय की भावना होनी चाहिए। समन्वय की भावना होनी चाहिए। भाई देखिए, अगर उसके साथ कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं होगी तो वो गुस्सा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मान लीजिए किसी को लिखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है या पढ़ने में भी दिक्कत है, उसको एक बार में समझ में नहीं आया, तो टीचर को क्या करना है, जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, ठीक है। और सोसाइटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के चलना है कि इन बच्चों को हमें उस लेवल तक लाना है। और कैसे लाना है? नेक्स्ट है हमारा बाय इंश्योरिंग सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स का जो सामाजिक मतलब प्रतिभाग है या समाज में जो रोल है उसको भी बताना चाहिए और टीचर को उसमें इन्वॉल्व भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टू अरेंज द इनोवेटिव कोर्सेज फॉर द टीचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जो भी इनोवेटिव कोर्सेज हो रहे हैं, स्कूल को चाहिए कि वो शिक्षक के लिए क्या करे, अरेंज करे और इनोवेटिव कोर्सेज की बात करें। जो इनोवेटिव कोर्सेज उनके लिए जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, उनके लिए क्या नया तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उनकी टीचिंग और लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो सके, ताकि उनकी शिक्षा में सुधार हो सके। तो टीचर के अकॉर्डिंग जो स्कूल है वो टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा सकता है, ठीक है, और अरेंज कर सकता है। फिर है बाय ऑर्गेनाइजिंग द वर्कशॉप। और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है। किससे रिलेटेड? इंक्लूसिव एजुकेशन से, बच्चों से रिलेटेड। और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड में ये हो कि बच्चों को हम कैसे ट्रीट करें, बच्चों को हम प्रॉपर वे में कैसे पढ़ाएं, उनका पढ़ाने का सेटअप क्या रखें, है ना, उनका मान लीजिए क्लासरूम का सेटअप क्या रखें। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम करा सकते हैं। क्लासरूम सेटअप क्या हो, उनका टीचिंग सेटअप क्या हो, टीचिंग कैसी हो, फिर उनको स्ट्रेटजीज क्या हो, स्ट्रेटजीज मतलब तरीका क्या हो पढ़ाने का, है ना, इनोवेशन क्या हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे होनी चाहिए। एक जब भी आप एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें। और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने से टीचर को बेनिफिट होगा और ज़रूर कराना चाहिए प्रत्येक स्कूल को जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा बाय स्टेबलाइजिंग आइडियल स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फ्रॉम विच टीचर लीड। तो टीचर का जो स्टेबलाइजमेंट है या टीचर का जो अस्तित्व है एक आइडियल स्कूल की चीज़ों को या उसी को मॉडल बना के चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक टर्म है इंटीग्रेटेड टर्म, है ना। तो इंटीग्रेटेड टर्म में जो है समझ लीजिए इसको पहले। इंटीग्रेटेड टर्म क्या है, हम दोनों टर्म यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला टर्म आपने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा टर्म आपका आ गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है और इंक्लूसिव क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे आएंगे वो इम्पेयर्ड बच्चे होंगे, है ना, इम्पेयर्ड होंगे, चाहे वो फिजिकली हों, चाहे वो फिजिकली हों, ठीक, मेंटली हों या किसी भी तरह का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन इंटीग्रेटेड बच्चों में क्या होगा, पहले तो नॉर्मल बच्चे होंगे, नॉर्मल प्लस इम्पेयर्ड, यानी कि हमारे जो ये दिव्यांग बच्चे हैं जिनको हम दिव्यांग बोल रहे हैं, ठीक है, और इम्पेयर्ड में भी चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रेन विद स्पेसिफिक नीड्स होंगे। तो आप इस चीज़ का डिफरेंस समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड में हम नॉर्मल बच्चों को भी एक साथ पढ़ाएंगे और जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको भी हम एक साथ पढ़ाएंगे। तो ये हमारा नॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है, या इसको हम इंटीग्रेटेड या हिंदी में आप बोलना चाहें तो एकीकृत शिक्षा बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। और इंक्लूसिव को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, यानी कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे समावेशी शिक्षा में जो फिजिकली डिसेबली अपेयर्ड होंगे और ये सारी चीज़ों में से होंगे, ठीक। और इंटीग्रेटेड एक टर्म जो आया नॉर्मल है, तो इसमें नॉर्मल बच्चों के साथ साथ हमें इम्पेयर्ड बच्चों को भी देखना है। तो यहाँ पे भी काम है और यहाँ पे भी काम है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़्यादा वर्क है एक टीचर के लिए, तो टीचर कैसे करेगा। तो टीचर का जो आइडियल होना चाहिए इस पॉइंट में जो ये टर्म आया है
कि बाय स्टेबलाइजिंग आइडिया स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फ्रॉम विच टीचर लर्न, यानी कि टीचर को आइडियल जो इस इंटीग्रेटेड स्कूल है या जो इंटीग्रेटेड शिक्षा की बात करते हैं, हम एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल और एब नॉर्मल दोनों बच्चों को हम एक साथ पढ़ा सकते हैं। एब नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल प्लस एब नॉर्मल, है ना, दोनों तरीके के बच्चों को आप यहाँ पे टीचिंग दे सकते हैं। कहाँ पे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। तो टीचर का जो गाइडलाइन होना चाहिए, टीचर का जो आइडियल होना चाहिए, उसी बेस पे होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से अपनी क्लास को ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बाय अरेंजिंग द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। देखिए जो भी वो टीचिंग करने जा रही है, जिस भी क्लास को वो पढ़ाने जा रही है इम्पेयर्ड बच्चों को, तो उसको जो भी टॉपिक है उसका या जो भी उसको पढ़ाना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से यहाँ पे आपका मटीरियल एड हो सकता है, आपके वो क्या कहते हैं डेमो वाली चीज़ें हो सकती हैं, डेमो मॉडल, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियल एड हो सकता है, डेमो और मॉडल हो सकता है। तो उसको क्या करे, वो प्रॉपर वे में अरेंज करके रखे, या पीपीटी से भी पढ़ा रही है, ठीक है, पीपीटी वगैरह से पढ़ा रही है या कुछ डेमोस्ट्रेशन कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, उसको इसी हिसाब से रखना चाहिए, अरेंज करके रखना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें और हम इसको अरेंज करके रखेंगे तो उसको पढ़ाने में ईजी रहेगा, और क्लास में जाने से पहले उसको प्रिपेयर भी करके रखें। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल कोऑपरेशन। देखिए प्रशासन के साथ उसको कोऑपरेशन करना चाहिए और समाज के साथ भी कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बच्चे भी हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, ठीक है, ये पढ़ नहीं सकते हैं, प्रॉपर देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हैं तो बच्चे ही, तो हमें इनको पढ़ाना ही है। और टीचर का काम क्या है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी यही है कि बच्चे को हमको पढ़ाना है, और पहले बच्चे को हमें बच्चा ही कंसीडर करना है, फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफिक नीड्स को देखनी है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, और कोशिश की जानी चाहिए कि जो ये हमारा करप्टेड एजुकेशन सिस्टम है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इसको थोड़ा सा सुधारा जाए, कुछ नया नया तरीका यूज़ किया जाए, टीचिंग स्ट्रेटजी अच्छी यूज़ की जाए कि हम इन टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा मेंटेन द डाटाबेस ऑफ द चाइल्ड विद द स्पेसिफिक नीड। देखिए इस पॉइंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि टीचर को एक डाटाबेस मेंटेन करना चाहिए हर उस बच्चे का, जो भी उस बच्चे की स्पेसिफिक नीड है। देखिए डेटाबेस करने से या मेंटेन करने से पर्टिकुलर उसको ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे की स्पेसिफिक नीड ये है, फिर उस बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स को देखकर वो अपनी क्लास में टीचिंग को इम्प्रूव कर सकती है, तो उससे बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पर्टिकुलर मान लीजिए जिस बच्चे को लिखने में दिक्कत है, तो उसके लिए वो लिखने के लिए कुछ ब्रेल लिपि वगैरह यूज़ होता है ना, जो उसका स्केल आता है ब्रेल लिपि का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेल लिपि का यूज़ करे वो। जिनको लिखने में दिक्कत है, जिनको सुनने में दिक्कत है, उनके लिए कुछ ऑडिबल चीज़ें वहाँ पे क्लास में अरेंज करें, है ना, कुछ अच्छा स्पीकर वगैरह अरेंज करें। फिर जिसको देखने में दिक्कत है तो उनके लिए कुछ विजन से रिलेटेड चीज़ें करें। तो ये सारी चीज़ें अगर वो प्रिपेयर कर लेगी एक डेटाबेस, तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ाने में, और टीचर को पढ़ाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा भी इजी पढ़ पाएगा और टीचर भी कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलप द असेसमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द चाइल्ड विद द स्पेसिफिक। हाँ, मैंने यही कहा कि पर्टिकुलर हर एक बच्चे की पोर्टफोलियो वाली फाइल बनानी चाहिए विद नेम और उनकी स्पेशल नीड। तो जो बच्चे का नेम है, फिर उसके साथ जो उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है या उसकी स्पेशल नीड है कि उस बच्चे की किस पोर्शन पे कितनी मेहनत करनी है, सुनने में मेहनत करना, सुनाने के लिए मेहनत करनी है, लिखने के लिए, या वो असक्षम है किसी भी तरीके से, किस चीज़ को करने के लिए असक्षम है, उसके लिए एक पोर्टफोलियो टीचर को मेंटेन जरूर करना चाहिए। उस पोर्टफोलियो से ये प्रॉब्लम सामने आ जाएगी कि बच्चे में कमी क्या है और कहाँ पे हमें सुधार करना है, और सुधार करके कहाँ पे टीचर अपने काम को अच्छा कर सकता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल एंड इक्विपमेंट बिफोर बिगनिंग ऑफ द क्लास। मैंने वही कहा कि जब भी क्लास स्टार्ट करना हो, उसको जब भी अपना सेशन स्टार्ट करना हो, तो आपने वो सारे जितने भी मटेरियल है या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, भाई देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे हैं, हमको उनको पढ़ाने के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है। नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है वहाँ पर, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बच्चे पहली बात तो डिसेबल्ड होते हैं और एक जैसे नहीं होते हैं ना, सब बच्चों की नीड अलग है। किसी को सुनाई दे रहा है तो उसने सुन लिया है, बट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है। और वो छोड़िए, मान लीजिए बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आया, तो टीचर को अब उस बच्चे को भी लेकर चलना है, उस बच्चे को वो निगलेक्ट नहीं कर सकती है, क्लास में डांट नहीं सकती है, तो टीचर को थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। टीचर को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर उसके साथ कोऑपरेशन भी करना पड़ेगा उन बच्चों को कि चलो भाई एक बार में समझ में नहीं आया तो हम दूसरा समझा दें, और बच्चे के साथ उसको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, कोऑपरेशन भी रखना पड़ेगा। और पहली बात तो सेंसिबल होना चाहिए। अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो बच्चे की फीलिंग को समझने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी भी टीचर के अंदर होनी चाहिए, और टीचर का ये रोल भी है
पेशेंसफुल नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं देगा और सेंसिबल नहीं होगा, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चों को कैसे ट्रीट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स भी हैं, आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये ठीक ठाक पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइज द, दिख रहा है आई थिंक आपको, ऑर्गेनाइज द कंटिन्यूस पीरियोडिक एंड द रेगुलर पेरेंट मीटिंग। और टाइम टू टाइम पता क्या करना चाहिए, पीटीएम का अरेंज करना चाहिए। ठीक है, पीटीएम इन द सेंस की जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता को बुलाकर उनकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है, रिपोर्ट इन द सेंस की वो क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, बच्चा आपका कैसे आया था और अभी कैसे हो गया है ना, तो उनकी एक रिपोर्ट तैयार करें, फिर उनसे रिलेटेड एक रिजल्ट तैयार करें। और कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन लें बच्चे की ग्रोथ को डेवलप कराने में, उनके बच्चे ने कितना डेवलप किया है, उनके बच्चे ने कितना ग्रोथ किया है। तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये पीटीएम करके टीचर ये काम कर सकती है और बच्चों को मतलब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकती है और उसमें पेरेंट्स की हेल्प ले सकती है। क्योंकि देखिए पेरेंट्स बच्चे को अच्छे से जानते हैं कि उनकी नीड क्या है, और वो पेरेंट्स से बात करके ये भी पूछ सकती हैं कि पर्टिकुलर आपका बच्चा ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न जान सकती हैं, और रीज़न जानकर क्या कर सकती हैं, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं और उसके लिए कुछ बेटर कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर लिसनिंग एंड द सीइंग एडवाइस फ्रॉम फेलो स्पेशल एजुकेटर्स इन रिगार्ड टू द एजुकेशन ऑफ दिस चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड। देखिए रेगुलर सुनने से भी, देखने से भी कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करिए जो स्पेशल एजुकेटर यानी कि जो समावेशी शिक्षक के जो अच्छे शिक्षक हैं, जो उसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। हम यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स को देखें, वो एक्सपर्ट्स को सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनकी स्ट्रेटजीज अलग है, उनका मेथड अलग है, उनको सुनने की कोशिश करें। जो भी वो लेक्चर्स हो रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो रहे हों, चाहे कहीं से भी सुनने को मिले, तो एक टीचर को सुनना चाहिए और डेली कुछ ना कुछ उस टीचर से एडवाइस लेना चाहिए कि हाँ हम अपनी इंक्लूसिव क्लास को, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, और इससे उनकी टीचिंग भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा एंश्योरिंग दैट अ चाइल्ड विद द स्पेशल नीड जॉइंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल टुगेदर विद अदर पीपल्स। और दूसरी चीज़, जो आपके स्कूल के बच्चे हैं और जो बच्चे हैं और जो उनकी स्पेशल नीड्स हैं, तो उनको एक्टिविटीज़ कराइए, स्कूल में एक्टिविटीज़ कराइए, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी एक साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि उनके अंदर कौन सी फीलिंग लाइए, उनके अंदर कोऑपरेशन वाली फीलिंग लाइए, फिर कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग लाइए, एक कम्युनिटी डेवलप कीजिए उनके अंदर। और कम्युनिटी डेवलप करने का मतलब है कि यहाँ पे कम्युनिटी भी हो सकता है, कम्युनिटी डेवलप कराइए बच्चों के अंदर, एक साथ उनको एक साथ लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उनके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग भी आ जाएगी, बच्चों के अंदर भी, है ना, कोऑपरेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। फिर ब्रदरहुड की भावना आ जाएगी, ब्रदरहुड की भावना आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, बच्चों के अंदर आ जाएगी अगर वो चाहेगा करना, तो टीचर चाहेगा करना, तो दूसरे पीपल के साथ वो जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या कोऑपरेट करना भी सीख जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें भी टीचर कर सकती है। और देखिए भाई, ये बच्चे डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट डिसेबिलिटी होती हैं इन लोगों की, तो इनको भाई इसी के हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। और टीचर को यहाँ पे पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और पर्टिकुलर जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो प्रॉपर वे में टीचिंग ट्रेनिंग लेकर आया हो, ट्रेनिंग जरूर ली हो उसने, तभी वो पढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बच्चों की तरीके से नहीं बात करनी है हमें, है ना। जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं, हमें उनकी नीड्स को हिसाब से रखकर अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 17 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। बाकी टीचर्स के रोल को आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। और लास्ट में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, किन्से एंड कंपनी की एक डेफिनेशन है। तो the teacher of the quality of an education system cannot exceed the quality of its teacher। यानी कि एक शिक्षा प्रणाली में, यानी कि एक एजुकेशन सिस्टम में शिक्षक की जो गुणवत्ता है, ठीक है, एक जो एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी है अपने टीचर की क्वालिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सपोज़ कीजिए स्कूल बिल्डिंग बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग अच्छी है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि स्कूल बिल्डिंग अच्छी है बट टीचर क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, टीचर्स आर नॉट क्वालिफाइड, टीचर्स आर नॉट क्वालिफाइड, तो उस बिल्डिंग का होने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। स्कूल बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी है बट वो टीचर्स अच्छे नहीं हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने खड़ा कर ली है, इतनी एबल टीचर नहीं है जो बच्चों को प्रॉपर पढ़ा सकें, तो वो बिल्डिंग तो सिर्फ खड़ी रहेगी ना, वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है टीचर। तो ये चीज़ भी गलत है ना। भले स्कूल की बिल्डिंग बहुत प्रॉपर वे में अच्छी ना हो, लेकिन टीचर्स क्या हों, टीचर्स क्वालिफाइड हों, टीचर ट्रेंड हों, ट्रेन टीचर्स हों, क्वालिफाइड हों, फिर
अच्छे हों, गुड, एबल। तो अगर टीचर के अंदर ये सारी क्वालिटी हैं तो देखिए उनका स्कूल बिल्डिंग अच्छा नहीं भी होगा तभी वो प्रॉपर बच्चों को पढ़ा लेंगे। यानी कि क्वालिटी की बात हो जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं जब हमारे टीचर अच्छे हों, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं जब हमारे टीचर्स अच्छे होंगे। लेकिन हमारे टीचर्स ही अच्छे नहीं होंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने खड़ी कर ली है तो कुछ भी उससे बेनिफिट नहीं होगा, हमारे बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे अगर वो नॉन ट्रेन टीचर्स होंगे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्वालिफाइड टीचर्स को रखे, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ट्रेन टीचर्स को रखे, उनके अंदर पेशेंस हो, उनका एक अच्छा सा डेमो लेकर रखे, फिर उनको अच्छी स्ट्रेटजीज आती हों, अच्छा टेक्निकल तरीका आता हो, मेथड अच्छा आता हो, तो वो बच्चे को अच्छा पढ़ा सकती हैं, वो बच्चे को अच्छा सिखा भी सकती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने ये वीडियो कर दिया। और हाँ, प्लीज़ इस लेक्चर को पढ़िएगा ज़रूर, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, रोल ऑफ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा।